हेलो एवरीवन, दिस इज सान्या। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बिगिन करने वाले क्लास 12 सेमेस्टर 3 का एक न्यू चैप्टर इंग्लिश बी बुक का, दैट इज द नाइट ट्रेन एट डियोली, विच इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। सो दोस्तों, आई होप आप सभी का जो एग्ज़ाम है क्लास 11th का बहुत बहुत अच्छा गया होगा। अब हम सभी क्लास 12th में आ गए हैं और क्लास 12th के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा आप सभी ने। तो सबसे पहला चैप्टर मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए, जिसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी एंड साथ ही साथ ये भी बताऊँगी कि कहाँ से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। इसके अलावा आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि सेमेस्टर 3 में आप जानते हैं कि एमसीक्यूज़ आएंगे पूरा 40 मार्क्स का, राइट। तो इंग्लिश और हिंदी में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पे आपको इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको जो है क्या मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी मिल जाएंगी, ठीक है। अगर मैं वीडियो नहीं बना पाई एमसीक्यू की, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे और एक्सप्लेनेशन की वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएंगी, ओके। नाउ देखो, आज हम जो बिगिन कर रहे हैं नया चैप्टर द नाइट ट्रेन एट डियोली, इसको कैसे समझेंगे। सबसे पहले तो हम एक क्विक रिकैप देखेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर, दैट इज रस्किन बॉन्ड, ओके। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में रस्किन बॉन्ड से, इसलिए छोटा सा आपको जो है मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगी रस्किन बॉन्ड के बारे में, ओके। देन उसके बाद, क्योंकि ये ऑथर है तो इनके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, आगे काम आएगा। नाउ अब दूसरी चीज़ ये है कि जो की पॉइंट्स है इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको ध्यान रखने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी, जो एग्जाम से रिलेटेड आ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। देन उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे, ओके। तो वीडियो में आखिरी तक, एंड तक बने रहिए, पूरी वीडियो आपको, ताकि समझ आए, पूरा चैप्टर आपको समझ आए। और दोस्तों, मैं आप सभी से वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी। साथ ही साथ वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और कमेंट में अपने व्यूज़ देना बिल्कुल भी मत भूलना। So friends, here you can see the image of Ruskin Bond. ही इज़ एन एंग्लो इंडियन ऑथर। इनका जो ओरिजिन है वो इंग्लैंड का है, ठीक है, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये इंडिया में रहते हैं। और ही इज़ अ वेरी वेल नोन इंडियन ऑथर। ही इज़ वेरी फेमस, ही इज़ वेरी गुड राइटर। सो ये किसके लिए फेमस है? ये अपने शॉर्ट स्टोरीज, एसेज एंड नॉवेल्स के लिए फेमस है। इन्होंने 500 से भी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, एसे लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, जिसमें से इन्होंने 69 बुक्स भी लिखी है बच्चों के लिए, ठीक है। बच्चों से रिलेटेड इन्होंने 69 बुक्स लिखी है उनके लिए, ताकि बच्चे जो है पढ़ सकें। मोस्टली रोड बुक्स फॉर चिल्ड्रन, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इन्होंने ज़्यादातर अपनी किताबें किसके लिए लिखी है? बच्चों के लिए लिखी है, ताकि उनका इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड लिखा है, उनके नॉलेज को बढ़ाने से रिलेटेड लिखा है इन्होंने अपने बुक्स, ओके। ही वॉज बॉर्न ऑन 19 मई 1934, ओके। और खुशी की बात यह है कि ये आज भी हमारे बीच प्रेजेंट है। ही वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1992 में। देन पद्मश्री अवार्ड मिला था इन्हें, ठीक है, 1999 में। एंड इनको पद्म भूषण भी मिला था 2014 में। तो ये बहुत फेमस है और बहुत अच्छे राइटर। इन्हें जो साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था वो उनके इंग्लिश नॉवल की वजह से दिया गया था, जिसका नाम है आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, ओके। नाउ अब देखो, इससे जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताया ऑथर से रिलेटेड, ये सब कुछ भी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। बस ये आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए था, थोड़ा सा आप इनके बारे में जान पाए। नाउ अब हम एक बार चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट है उनको देख। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको चैप्टर से रिलेटेड पता होनी चाहिए, वो सबसे पहली तो ये है कि टाइटल क्या है चैप्टर का, क्योंकि एमसीक्यू में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। कोई भी लाइन उठा के दे देंगे टेक्स्ट का और बोलेंगे कहाँ से लिया गया है, कौन से टेक्स्ट से लिया गया है। तो टाइटल क्या है हमारे चैप्टर का? द नाइट ट्रेन एट डियोली, ओके। इसके ऑथर कौन है? रस्किन बॉन्ड। ऑथर का नाम भी ध्यान रखना है बड़े अच्छे से। देन उसके बाद ये जो स्टोरी है किस फॉर्म में लिखी गई है, ठीक है। तो इसका जो ये है हमारा, ये शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी एंड साथ ही साथ ये फिक्शन है। फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है। ये काल्पनिक कहानी है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। बट जब आप इसको पढ़ोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है ये। एंडिंग इसका कुछ अच्छा नहीं है ज़्यादा,
सैड एंडिंग है इसकी, तो पढ़ेंगे अभी समझ आएगा। नाउ देखो इसका ये पब्लिश कब हुई थी, ये जो स्टोरी है तो ये पब्लिश हुई थी, देखो द नाइट ट्रेन एट डियोली वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1988। इट इज़ इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इसको मार्क कर लेना। 1988 में ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी एज पार्ट ऑफ द कलेक्शन द नाइट ट्रेन एट डियोली एंड अदर स्टोरीज। इस बुक में ये पब्लिश हुई थी, द नाइट ट्रेन एट डियोली एंड अदर स्टोरीज। ये जो बुक है इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि किस में पब्लिश हुई थी। इस बुक में पब्लिश हुई थी 1988 में बाय पेंगुइन बुक्स ऑफ इंडिया। तो ये 4 चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखनी है, इनको मार्क कर लेना अपनी बुक में। इसके अलावा ये जो स्टोरी है ये इसकी सेटिंग क्या है, मीन्स ये स्टोरी कहाँ कौन सी जगह की है, ठीक है। तो देखो द स्टोरी इज सेट ऑन अ ट्रेन जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू देहरा। देहरा मीन्स देहरादून। ये जो स्टोरी है ये एक ट्रेन जर्नी के बारे में है, ठीक है, एक रियल यात्रा के बारे में है जो कि शुरू होती है दिल्ली से और ख़त्म कहाँ पे होती है, देहरादून में, ठीक है। एक रेल यात्रा दिल्ली से देहरादून तक की। इट फोकसेज ऑन द स्मॉल स्लीपी स्टेशन ऑफ डियोली इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज। इस स्टोरी का फोकस किसके ऊपर है, कौन सी जगह में है, तो इसका फोकस है डियोली नाम के स्टेशन में, जो कि एक छोटा सा और बहुत ही सुनसान शांत सा स्टेशन है, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, हिमालयाज के फुटहिल्स पर। यानी कि ये आपके हिमालयाज है बड़े बड़े, और हिमालयाज का नीचे का जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं फुट हिल्स, ठीक है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है, तो वहाँ पे ये जो स्टेशन है ये सिचुएटेड है। ओके, तो ये डियोली नाम का स्टेशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से इसमें समझना है, पढ़ना है, इसी पे ज़्यादातर फोकस है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं द सेटिंग एड्स सेंस ऑफ मिस्ट्री एंड ट्रांजिएंस टू द नैरेटिव। लास्ट में आप जब पढ़ोगे स्टोरी तो आपको पता चलेगा इसमें एक टाइप का मिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सेटिंग है ये एक टाइप का मिस्ट्री क्रिएट करती है और ट्रांजिएंस टू द नैरेटिव के लिए, मतलब लास्ट में जब स्टोरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो मैं आपको जब स्टोरी बिगिन होगी तो हम नैरेटर को देखेंगे और हम देखेंगे कि उन्हें एक लड़की से प्यार हो जाता है, देन वो लड़की कहाँ गई, क्या हुआ, तो वो एक मिस्ट्री क्रिएट करेगा, ठीक है। वो मैं बाद में बताऊँगी स्टोरी समझने के साथ साथ, अभी नहीं बताऊँगी। नाउ ये जो स्टोरी है ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखी गई है। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव का मतलब क्या है कि लाइक सपोज ये जो स्टोरी लिखी गई है नैरेटर ने लिख दी, ठीक है, रस्किन बॉन्ड ने। अब इस स्टोरी को रीडर्स तक पहुंचाना भी तो है, तो पहुंचा कौन रहा है, तो नैरेटर खुद इस स्टोरी को पहुंचा रहे हैं हम रीडर्स तक, और वो इस स्टोरी का एक हिस्सा है, वो उसका एक पार्ट है, ठीक है, इस स्टोरी का। तो वो एक हिस्सा है स्टोरी का, दैट्स वाई इस स्टोरी को वो उसका हिस्सा बन के समझा रहे हैं, रीडर्स को बता रहे हैं, तो इस वजह से ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। ओके, आई होप आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ आई होंगी जो कि ज़रूरी थी, आई थिंक आप सभी को पता होनी चाहिए, और ये पूछी भी जा सकती है एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये 4 मार्क्स का होगा, आप सभी जानते होंगे, सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन आप सभी ने देखा होगा। तो 4 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, तो 4 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स का, आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ओके, अब जो हमारा चैप्टर है जैसे कि आप देख सकते हैं, एमसीक्यू के लिए पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी लाइन उठा के दे देंगे और क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो पूरा टेक्स्ट आपको पानी की तरह याद होना चाहिए, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, मतलब लाइन्स है, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया जहाँ से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं मोस्टली, तो वो लाइन्स भी मैंने मार्क किए हुए हैं, आप देख सकते हैं हाईलाइटेड है ये पॉइंट्स। इनको आप क्या करोगे, अपने बुक में भी मार्क कर लेना। ओके, ये जो चैप्टर है द नाइट ट्रेन एट डियोली विच इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, इसमें आपको ना ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जैसे जैसे पढ़ोगे इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं। When I was at college, I used to spend my summer vacations in Dehra at my grandmother's place. तो यहाँ पे आई कौन है, आई यहाँ पे नरेटर है। ओके, नरेटर यानी रस्किन बॉन्ड हिमसेल्फ। यहाँ पे नरेटर का नाम नहीं दिया हुआ है कि नरेटर कौन है, मतलब यहाँ पे हमें बोला गया है कि उन्होंने क्या किया है, नरेटर ने अपने बारे में बताया है, ठीक है, पूरे स्टोरी में उन्होंने अपने बारे में बताया है कि वो क्या किया करते थे, क्या देखा उन्होंने, क्या एक्सपीरियंस किया, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे नरेटर का नाम स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है, इसलिए एग्जाम में एमसीक्यू में जब पूछा जाएगा कि यहाँ पे आई कौन है, तो आप सिर्फ नरेटर लिखेंगे। ओके, तो कहते हैं नरेटर कि जब मैं कॉलेज में था, यानी जब वह कॉलेज स्टूडेंट थे, तो वे अपने समर वेकेशंस यानी कि गर्मियों की छुट्टियां देहरादून में बिताया करते थे।
देहरादून में क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनकी दादी का घर था, तो वहाँ पे वो अपने गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने जाया करते थे। देहरा मीन्स देहरादून। ओके, आई वुड लीव द प्लेन्स अर्ली इन मे एंड रिटर्न लेट इन जुलाई। तो वो जो है प्लेन एरियाज़ को छोड़ देते थे मई के महीने में, यानी अर्ली इन मे, यानी कि मई महीना जैसे शुरू होता था तो उसका जो फर्स्ट वीक होता है, तो फर्स्ट वीक में ही वो चले जाते थे, देहरादून के लिए निकल जाते थे और वापस कब तक आ जाते थे? जुलाई के, यानी कि जुलाई का जो आखिरी महीना होता है, यानी लास्ट वीक्स जो होते हैं जुलाई के, तो उसमें वो वापस आते थे। रिटर्न लेट का मतलब है यहाँ पे एंड ऑफ जुलाई। ओके, एंड ऑफ जुलाई वो वापस आ जाते थे, क्योंकि फिर आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाते थे, तो इसलिए वो वापस आ जाया करते थे। यहाँ प्लेन्स का मतलब है दिल्ली की बात हो रही है। जो हमारे नरेटर है वो सिटी में रहते थे, ठीक है, तो दिल्ली से वो जो है कहाँ जाते थे? देहरादून में जाते थे। ओके, प्लेन्स मतलब आप सभी जानते हैं मैदानी इलाके, यानी कि लो लैंड्स, फ्लैट लैंड्स जिन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में। और देहरादून में तो आप जानते हैं कि वहाँ पे पहाड़ होते हैं, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं देहरादून में। और देहरादून में क्या है, टेम्परेचर जो होता है प्लेन एरिया से वो कम होता है, यानी कि प्लेन एरियाज़ में जहाँ पे समर के टाइम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन वहीं पे अगर आप पहाड़ों पे चले जाओ, माउंटेन एरियाज़ में, लाइक देहरादून, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो लो होता है, यानी वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। अब यहाँ से एमसीक्यू कैसे पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे कि पूछा जाएगा कि यहाँ पे आई कौन है, तो आई यहाँ पे नरेटर है। उसके बाद नरेटर तब क्या थे? वो एक कॉलेज स्टूडेंट थे, ठीक है। वो अपने समर वेकेशंस कहाँ पे स्पेंड करने जाया करते थे? देहरादून में, ठीक है, तो देहरादून। देन उसके बाद देहरादून में किसका घर था? उनकी ग्रैंड मदर का। वो प्लेन एरियाज को कब छोड़ते थे? मई के महीने में, और वापस कब आते थे? जुलाई के महीने में। तो इतने सारे क्वेश्चन इसी एक लाइन से बन गए। नाउ चैप्टर के पहले मैंने बिगिन में आपको बताया था डियोली नाम के बारे में, है ना, और जो टाइटल है वो भी द नाइट ट्रेन एट डियोली है, यानी कि डियोली के ऊपर पूरा का पूरा फोकस है हमारा। सो यहाँ से डियोली स्टार्ट हो जाता है। डियोली के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है नरेटर ने, देखो। डियोली वॉज अ स्मॉल स्टेशन। डियोली एक बहुत छोटा सा स्टेशन था, अबाउट 30 माइल्स फ्रॉम देहरा। अबाउट 30 माइल्स, कितना? 30 माइल्स। माइल्स यहाँ पे किलोमीटर की तरह ही है, यहाँ किलोमीटर नहीं बोला हुआ है, यहाँ पे माइल्स बोला हुआ है, 30 माइल्स। देहरादून से 30 माइल दूर ये डियोली नाम का स्टेशन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। यहाँ से एमसीक्यू पूछा जाएगा कि जो डियोली है वो कितना माइल दूर था देहरादून से। लेट सपोज ये दिल्ली है, दिल्ली से इन्हें जाना है देहरादून के लिए, है ना, तो बीच में एक स्टेशन पड़ता था डियोली नाम का, जो कि देहरादून से 30। इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द हेवी जंगल्स ऑफ द इंडियन तेरई। और यहीं से, इस डियोली नाम के स्टेशन से ही शुरुआत होती थी किसकी? घने जंगलों की, ऑफ इंडियन तेरई। जो हमारा इंडियन तेरई है ना, उसके घने जंगलों की शुरुआत इसी डियोली नाम के स्टेशन के बाद होती थी। सो यहाँ से भी इस लाइन से 2 क्वेश्चन आपके बन गए। सबसे पहला, डियोली जो है एक स्मॉल स्टेशन है, कितना माइल दूर है? 30 माइल्स। दूसरा, यहाँ से किसकी बिगनिंग होती थी? हेवी जंगल्स की, किसके? इंडियन तेरई की। सो स्टेशन आप सभी जानते हैं, रेलवे स्टेशन, जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म होता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, या एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे ट्रेन आके रुकती है। सो द ट्रेन वुड रीच डियोली एट अबाउट 5 in the morning। तो ट्रेन डियोली स्टेशन पर कब आके पहुँचती थी? सुबह के ठीक 5 बजे, ठीक है, ये मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। सुबह के 5 बजे आके पहुँचती थी डियोली स्टेशन पे। व्हेन द स्टेशन वुड बी डिमली लिट विद इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड ऑयल लैम्प्स। और उस समय जो स्टेशन था ना, वो थोड़ा सा उजाला उसमें होता था, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक बल्ब्स और ऑयल लैम्प्स के जलने की वजह से। तो स्टेशन पर उजाला कैसे होता था? इलेक्ट्रिक बल्ब्स और ऑयल लैम्प्स के वजह से। ये भी ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। डिमली लिट का मतलब क्या होता है? डिमली लिट मतलब फेंटली, यानी बहुत कम रोशनी होती थी। स्टेशन में बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होती थी, बहुत कम रोशनी होती थी, और वो जो रोशनी आती थी वो इलेक्ट्रिक बल्ब्स और ऑयल लैम्प्स की वजह से आती थी। एंड द जंगल अक्रॉस द रेलवे ट्रैक्स वुड जस्ट बी विजिबल इन द फेंट लाइट ऑफ डॉन। डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह। और क्या है? ये जो डियोली स्टेशन है आप सभी जानते हैं, इसके बाद तो घने जंगलों की शुरुआत होती है। तो यानी कि जो रेलवे ट्रैक्स है और यहाँ पे हमारा डियोली स्टेशन है, इसके अक्रॉस में, यानी कि इसके अक्रॉस में क्या है? घने जंगल है।
तो वो सब थोड़े से विजिबल हो पाते थे। ये जो घने जंगल है वो बहुत कम विजिबल हो पाते थे, बहुत कम दिखाई पड़ते थे। किसके उजाले में? फेंट लाइट ऑफ डॉन, यानी जो भोर होता था, यानी जो सुबह होती थी, सुबह की जो थोड़ी सी रोशनी होती है ना, उसमें ये जो जंगल होते थे वो थोड़े से दिखाई पड़ते थे। अब आगे देखो डियोली में क्या क्या था, डियोली स्टेशन में क्या क्या चीज़ें थी। डियोली हैड ओनली लोन प्लेटफॉर्म। डियोली में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म था। आप ध्यान रखेंगे डियोली में कितने प्लेटफॉर्म थे? सिर्फ और सिर्फ एक। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। एक प्लेटफॉर्म था और वो भी कैसा था? लोनली। लोन माने लोनली, सॉलिटरी, यानी खाली, भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं होती थी, पूरा सुनसान सा प्लेटफॉर्म था। एन ऑफिस फॉर द स्टेशन मास्टर, जो स्टेशन मास्टर होते हैं उनके लिए एक ऑफिस था। एंड अ वेटिंग रूम, और एक वेटिंग रूम था जहाँ पे लोग वेट किया करते थे। ट्रेन आने का या किसी का वेट करना हो तो एक वेटिंग रूम होता था। तो डियोली में क्या था? एक प्लेटफॉर्म था, एक ऑफिस था स्टेशन मास्टर का और एक वेटिंग रूम था। साथ ही साथ और क्या था? द प्लेटफॉर्म बोस्टेड अ टी स्टॉल, अ फ्रूट वेंडर एंड अ फ्यू स्ट्रे डॉग्स, नॉट मच एल्स। प्लेटफॉर्म में ज़्यादा कुछ नहीं था। प्लेटफॉर्म में एक टी स्टॉल था, एक चाय की दुकान थी, एक फल विक्रेता वाला था, फल बेचने वाला, और कुछ रास्ते के डॉगीज़ भी थे, यानी कुत्ते थे, और ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है। तो जो प्लेटफॉर्म था बोस्टेड, बोस्टेड का मतलब होता है प्राइड, यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म था ये अपने आप को गर्व कैसे महसूस करवा सकता था, प्राइड कैसे महसूस करवा सकता था। इसके पास क्या था? इसके पास एक टी स्टॉल था, एक फ्रूट वेंडर था और कुछ गली के कुत्ते थे। गली रास्ते जो आवारा कुत्ते होते हैं ना, वो। तो बस इससे अलग इसके पास कुछ नहीं था। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है डियोली स्टेशन में क्या क्या चीज़ें थी। तो यहाँ से ये जो रेड से लेके यहाँ तक है, ये अच्छे से ध्यान रखना। और ऐसा क्यों था? इसके पास इतनी कम चीज़ें क्यों थी? बिकॉज द ट्रेन स्टॉप्ड देयर फॉर ओनली 10 मिनट्स बिफोर रशिंग ऑन इन टू द फॉरेस्ट्स। ऐसा इसलिए था बिकॉज ट्रेन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकती थी। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए मार्क कर लेना। ट्रेन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकती थी फॉरेस्ट, जंगलों में जाने से पहले। वाई इट स्टॉप्ड एट डियोली आई डोंट नो। अब नरेटर कहते हैं कि डियोली स्टेशन पर ट्रेन क्यों रुकती थी मुझे नहीं पता। नथिंग एवर हैपेंड देयर, यहाँ पे कभी भी कुछ नहीं हुआ इस स्टेशन पर। नो बडी गॉट ऑफ द ट्रेन एंड नो बडी गॉट इन, ना ही तो कोई इस ट्रेन से नीचे उतरा और ना ही तो कोई इस ट्रेन पर चढ़ा। ठीक है। यानी यहाँ पर इस स्टेशन पे, डियोली स्टेशन पे आकर ट्रेन रुक जाती थी, एंड देन उसके बाद इस स्टेशन पर ना ही तो कोई उतरता था और ना ही तो कोई इस पर चढ़ता था ट्रेन पर। सिर्फ रुकती थी और चलना स्टार्ट हो जाता था, कुछ भी नहीं होता था यहाँ पे। जैसे दूसरे स्टेशन अगर आपने देखे होंगे, आपने ट्रेन में सफ़र किया है, तो वहाँ पे क्या होता है? स्टेशन पूरा फुलफिल होता है, भरा हुआ होता है, भीड़ भाड़ होती है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, लोग चढ़ते भी है ट्रेन पर, उतरते भी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी सीन नहीं था। यहाँ पे ना कोई चढ़ता था ना कोई उतरता था और पूरा सुनसान सा ये डियोली स्टेशन था। देयर वेयर नेवर एनी कूलीज ऑन द प्लेटफॉर्म। यहाँ प्लेटफॉर्म पे आपको एक भी कूली भी नहीं दिखेगा। कूलीज जो लगेजेस पकड़ते हैं ना, उठाते हैं, तो कूलीज भी यहाँ पे दिखाई नहीं देते थे। क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि यहाँ पे जब लोग ही नहीं है, जब कोई उतरता नहीं है, उठता नहीं है ट्रेन में, तो फिर कूलीज यहाँ पे क्या करेंगे? कूली का काम थोड़ी होगा, यहाँ से पैसे थोड़ी मिलेंगे उसको, है ना? तो नहीं हो पाएगा उसका काम। तो इस वजह से कूलीज भी यहाँ पे नहीं होते थे। बट द ट्रेन वुड हॉल्ट देयर अ फुल 10 मिनट्स। लेकिन यहाँ पे ट्रेन पूरे 10 मिनट के लिए रुकती थी, पूरे 10 मिनट, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेन पूरे 10 मिनट के लिए रुकती थी, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। And then a bell would sound, the guard would blew his whistle and presently Dioli would be left behind and forgotten. उसके बाद क्या होता था? 10 मिनट के बाद जैसे ही 10 मिनट हो जाता था, एक बेल बजता था। गार्ड अपना जो है, जो ट्रेन का गार्ड होता है, वो अपना सीटी बजाता था, विसल बजाता था। वो इसलिए बजाता था ताकि ट्रेन स्टार्ट हो जाए, ट्रेन को पता चल जाए कि अब यहाँ से जाना है। ठीक है। तो विसल बजाता था एंड देन उसके बाद ट्रेन चल पड़ती थी। डियोली जो था वो पीछे छूट जाता था और भुला दिया जाता था, लोग उसे भूल जाते थे और ट्रेन जो है रश कर जाती थी जंगलों के अंदर। तो आपने देखा इस डियोली स्टेशन पे ऐसा कुछ भी खास नहीं होता, इसलिए नरेटर भी सोचते हैं कि यहाँ पर ट्रेन रुकती ही क्यों है, जब यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है तो ट्रेन रुकती क्यों है। ऐसा हो सकता है कि ट्रेन जो है स्टॉप यहाँ पे होती थी ताकि रेस्ट कर सके, क्योंकि आगे फिर तो उसे चलना ही है जंगलों के अंदर से। यहाँ से जो है जंगलों की शुरुआत हो जाती है, मे बी ऐसा माना गया है, सोचा गया है। आई यूज टू वंडर वट हैपेंड इन डियोली। मैं सोचता था कि इस डियोली में क्या होता होगा, इस डियोली स्टेशन के बाहर क्या होता होगा। बिहाइंड द स्टेशन वॉल्स, यानी जो स्टेशन वॉल्स है, यानी स्टेशन के बाहर क्या होता होगा इस डियोली में।
क्या यहाँ कोई गांव होगा, क्या यहाँ लोग बसे हुए होंगे, कैसा यहाँ का माहौल होगा, वो सोचते थे नरेटर। आई ऑलवेज फेल्ट सॉरी फॉर दैट लोनली लिटिल प्लेटफॉर्म। मुझे हमेशा इस छोटे से खाली सुनसान प्लेटफॉर्म के लिए सॉरी फील होता था। सॉरी का मतलब यहाँ पे सॉरी से नहीं है, सॉरी का मतलब यहाँ पे सैडनेस से है, यानी दुख से है। उन्हें दुख होता था इस प्लेटफॉर्म को लेकर कि बेचारा ये जो प्लेटफॉर्म है कितना लोनली है, कितना खाली है, यहाँ पे कोई नहीं आना चाहता, तो इसके लिए उन्हें बुरा लगता था। एंड फॉर द प्लेस दैट नोबडी वांटेड टू विजिट, एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई आना नहीं चाहता, इसीलिए ये जगह क्या है, लोनली है, और इसी के लिए इन्हें दुख होता था। आई डिसाइडेड दैट वन डे आई वुड गेट ऑफ द ट्रेन एट डियोली एंड स्पेंड द डे देयर जस्ट टू प्लीज द टाउन। वो कहते हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया कि एक दिन मैं ट्रेन से डियोली स्टेशन पे उतरूँगा और यहाँ पे पूरा एक दिन बिताऊँगा ताकि इस जगह को खुश कर सकूँ। जस्ट टू प्लीज़ द टाउन, प्लीज़ का मतलब हैप्पी करना, यानी कि अगर मैं यहाँ पे डियोली में रुक जाऊँगा, अपनी जो जर्नी है उसको यहीं पे ब्रेक करूँगा डियोली स्टेशन पे और यहाँ पे रुकूँगा और घूमूँगा, जिससे कि जो डियोली स्टेशन है वो खुश हो जाए कि यहाँ पे कोई आया है हमारे पास, इस तरीके से। ओके, आई वॉज 18, ये मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट है। नरेटर तब कितने साल के थे, 18 वर्ष के। विजिटिंग माई ग्रैंड मदर, वो कहाँ जा रहे थे, अपने दादी के घर। एंड द नाइट ट्रेन स्टॉप्ड एट डियोली, और ठीक वैसा ही जैसे कि हर बार की तरह ये जो ट्रेन है रात की, द नाइट ट्रेन, ये कहाँ पे स्टॉप हुई, डियोली स्टेशन पर। लेकिन यहाँ पे डियोली पे स्टॉप तो हुई, लेकिन यहाँ आज कुछ खास हुआ, यहीं से स्टोरी आगे बिगिन होती है। देखो, अ गर्ल केम डाउन द प्लेटफॉर्म सेलिंग बास्केट्स, एक गर्ल आती है प्लेटफॉर्म में और क्या बेचती है, बास्केट्स बेचती है, यानी टोकरियाँ बेचती है। सेलिंग बास्केट्स, यहाँ से इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखोगे, क्वेश्चन क्या आएगा, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ये जो गर्ल है प्लेटफॉर्म में आती है वो क्या बेचती है, क्या सेल करती है, तो शी सेलिंग बास्केट्स। इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग एंड द गर्ल हैड अ शॉल थ्रोन अक्रॉस हर शोल्डर्स, तो ये सुबह जो थी वो ठंडी सुबह थी और जो गर्ल थी इसने शॉल ओढ़ रखा था अपने शोल्डर्स के अक्रॉस, यानी कि जैसे शोल्डर्स के अक्रॉस शॉल ओढ़ते हैं ना, ठीक वैसा लड़कियां जो शॉल ओढ़ती है वैसा उसने शॉल ओढ़ा हुआ था, क्योंकि ठंड थी, ठंडी सुबह थी। हर फीट वर बेयर, उसके जो पैर थे वो खाली थे, ठीक है, उसने कुछ नहीं पहना हुआ था, पैरों में नंगे पैर थी वो। बेयर का मतलब होता है विदाउट शूज, ठीक है, बिना जूतों की थी वो। एंड हर क्लोथ्स वर ओल्ड, उसके जो कपड़े थे वो कैसे थे, पुराने। बट शी वॉज अ यंग गर्ल, लेकिन वो क्या थी, एक यंग गर्ल थी, यानी जवान लड़की थी। वॉकिंग ग्रेसफुली एंड विद डिग्निटी, कैसे चल के आ रही थी, ग्रेसफुली और डिग्निटी के साथ। ग्रेसफुली का मतलब होता है एलिगेंटली, और डिग्निटी का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट या ऑनर, पूरे ऑनर के साथ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, एलिगेंटली, बहुत सुंदर तरीके से वो वॉक करती हुई आ रही थी। When she came to my window, she stopped. अब जैसा कि नरेटर ट्रेन के अंदर है तो विंडो है, विंडो के बाहर प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे वो लड़की खड़ी थी, तो लड़की आई उनके विंडो की तरफ, ठीक है, और वहीं पे आके रुक गई। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट हर इंटेंटली, उस लड़की ने देखा नरेटर को कि नरेटर उसकी तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। इंटेंटली का मतलब होता है बड़े ही ध्यान से देखना, ठीक है। बट एट फर्स्ट शी प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस, लेकिन पहली बार उसने ऐसा प्रिटेंड किया, यानी ऐसा एक्ट किया जैसे मानो उसने नोटिस ही ना किया हो मुझे, मतलब मेरी तरफ देखा ही ना हो उसने, लेकिन ऐसा उसने देखा था कि मैं उसे देख रहा हूँ ध्यान से, लेकिन पहली बार उसने ऐसा दिखाया कि उसने जैसे देखा ही ना हो। शी हैड अ पेल स्किन, पेल स्किन का मतलब क्या होता है, लाइट स्किन, यानी कि वो कैसी थी, गोरी सी लड़की थी। सेट ऑफ बाय शाइनी ब्लैक हेयर, उसके बाल कैसे थे, बहुत ही ज़्यादा शाइनी ब्लैक, पूरे काले बाल थे। एंड डार्क ट्रबल्ड आइज, डार्क ट्रबल्ड आइज का मतलब उसके गहरे काले आंखें थी। ट्रबल्ड आइज का मतलब क्या होता है, ट्रबल्ड आइज मीन्स जब उसकी आंखों में एंशियसनेस दिखाई दे रहा था, वरिडनेस दिखाई दे रही थी, यानी जैसे मानो वो परेशान हो किसी चीज़ से, तो उसकी आंखों में परेशानी दिखाई दे रही थी, तो उसकी आंखें कैसी थी, काली गहरी आंखें थी। एंड देन दोज आइज सर्चिंग एंड एलोक्वेंट मेट माइन, और वो जो आंखें थी वो ऐसा लग रहा था मानो किसी चीज़ को ढूंढ रही हो। और कैसी आंखें थी, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव आंखें थी, बहुत ज़्यादा एलोक्वेंट मीन्स एक्सप्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव, बहुत ही सुंदर आंखें थी उसकी, और वो आंखें मुझसे मिली, मेट माइन यानी नरेटर से मिली। नरेटर तो उसको देख रहा था और वो लड़की भी उनको फिर देखती है। तो यहाँ पे नरेटर ने क्या किया, एक्सप्लेन किया है अबाउट द गर्ल। यहाँ पे गर्ल का नाम नहीं दिया गया है कि गर्ल का नेम क्या है, ठीक है, सिर्फ गर्ल है। जैसे कि नरेटर का कोई नाम नहीं दिया हुआ कि नरेटर कौन है, नरेटर हम जानते हैं रस्किन बॉन्ड, लेकिन स्टोरी में तो नहीं बताया हो ना, तो इस वजह से हम सिर्फ
याद रखा हमने, नरेटर। और वैसे ही गर्ल का भी कुछ नाम यहाँ पे स्टोरी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो जो नरेटर है वो लड़की को देखते हैं और उन्हें अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट हो जाता है, जिसे लव एट फर्स्ट साइट भी बोल सकते हैं। आगे देखो, शी स्टूड बाय माई विंडो फॉर सम टाइम एंड नाइदर ऑफ अस सेड एनीथिंग। तो वो विंडो के पास आके खड़ी हुई मेरे कुछ समय के लिए, हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ बात नहीं की। ठीक है, शी स्टूड बाय माई विंडो, मेरे विंडो में आके खड़ी थी, फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, एंड हम दोनों में से किसी ने कुछ भी बोला नहीं। बट वेन शी मूव्ड ऑन, लेकिन जब वो चली गई मेरी विंडो की तरफ से, आई फाउंड माई सेल्फ लीविंग माई सीट एंड गोइंग टू द कैरेज डोर एंड स्टूड वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म लुकिंग द अदर वे। लेकिन जैसे ही वो मेरी विंडो की तरफ से चली गई, मैंने अपने आप को क्या पाया कि मैंने अपनी सीट को छोड़ा जहाँ पे बैठा था मैं, वहाँ से उठकर मैं कैरेज डोर की तरफ गया, यानी जहाँ से फिर वो एग्जिट करेंगे ट्रेन से, तो अपने कैरेज डोर की तरफ गया और वहाँ से फिर नीचे प्लेटफॉर्म में उतर गया और वहाँ प्लेटफॉर्म में वेट करने लगा। किसका? उस लड़की का। लेकिन दूसरी तरफ देखते हुए, उसकी तरफ ना देखते हुए लड़की की तरफ, वो दूसरी तरफ देखते हुए उसका वेट करने लगे। मतलब उनसे रहा नहीं गया। ठीक है, वो जो है जैसी लड़की चली गई तो उनका भी ये हुआ कि भाई वो कहाँ गई। ठीक है, तो वो प्लेटफॉर्म में नीचे उतर गए। आई वॉकड अक्रॉस टू द टी स्टॉल, मैं टी स्टॉल की तरफ गया। अ केटल वॉज बॉइलिंग ओवर ऑन अ स्मॉल फायर, एक केटली जो है चाय की वो एक छोटे से चूल्हे में गर्म हो रही थी। बट द ओनर ऑफ द स्टॉल वॉज बिजी, लेकिन जो ओनर थे स्टॉल के, टी ओनर थे, वो क्या थे? बिजी थे। किस काम में? सर्विंग टी समवेयर ऑन द ट्रेन, ट्रेन में पैसेंजर्स को वो क्या दे रहे थे? चाय सर्व कर रहे थे। द गर्ल फॉलोड मी बिहाइंड द स्टॉल, अब मैं स्टॉल की तरफ गया ना, टी स्टॉल की तरफ, तो वहाँ पे लड़की ने मुझे फॉलो करती हुए मेरे पास आई स्टॉल की तरफ। द गर्ल फॉलोड मी बिहाइंड द स्टॉल। नाउ अब क्या हुआ आगे देखो। डू यू वॉन्ट टू बाय अ बास्केट, शी आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा क्या आप एक टोकरी लेना चाहेंगे? दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेड ऑफ द फाइनेस्ट केन, और वो बताती है कि जो टोकरियाँ है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा मजबूत लकड़ी से बनी है। फाइनेस्ट केन, केन का मतलब होता है बेंत, तो उनसे बनी हुई है। केन के आपने फर्नीचर कभी ना कभी देखा होगा, सोफ़ा बनता है इससे और अलग अलग चीज़ें बनती है फर्नीचर, तो उनसे ये बने हुए थे, बहुत ही ज़्यादा मजबूत, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के ये लकड़ी से बने हुए टोकरी। वो बताती है। नो आई सेड, नरेटर ने कहा नहीं, आई डोंट वॉन्ट अ बास्केट, मुझे कोई टोकरी नहीं चाहिए। वी स्टूड लुकिंग एट ईच अदर फॉर वट सीम्ड अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड शी सेड, आर यू श्योर यू डोंट वॉन्ट अ बास्केट? अब हम, जैसे ही मैंने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, एक दूसरे की तरफ, और कुछ कहने के लिए नहीं था, हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो कितने लंबे समय से हम देख रहे हो, ऐसा उन्हें लग रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रेन वहाँ पे सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकती है ना, तो उससे ज़्यादा तो रुकेगी नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो लंबे समय से देख रहे, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था। ठीक है, अब आप जानते हैं कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था। आगे देखिए, वो फिर पूछती है लड़की उनसे, क्या आप श्योर है कि आप नहीं लोगे एक भी बास्केट? ऑल राइट गिव मी वन, फिर उन्होंने बोला ठीक है चलो तुम मुझे एक दे दो। आई सेड एंड आई टुक द वन ऑन द टॉप एंड गेव हर अ रूपी, फिर मैंने क्या किया, जो सबसे ऊपर टोकरी रखी हुई थी वो एक ले ली और उसे 1 रुपये दे दिए। अ रूपी मीन्स 1 रुपी। हार्डली डेयरिंग टू टच हर फिंगर्स, उसके उंगलियों को बिना छुए मैंने उसे 1 रुपये दे दिए। ठीक है, हार्डली का मतलब क्या होता है? हार्डली मीन्स नॉट, यानी बिना छुए, उसकी उंगलियों को, बिना उसके हाथों को छुए मैंने 1 रुपये उसे दे दिए। As she was about to speak, the guard blew his whistle. She said something. अब जैसा ही वो बोलने जा रही थी कुछ, वैसे ही गार्ड ने अपना सीटी बजा दिया। उसने कुछ कहा, शी सेड समथिंग, उसने कुछ कहा मुझसे, बट इट वॉज लॉस्ट इन द क्लैंगिंग ऑफ द बेल एंड द हिसिंग ऑफ द इंजन, लेकिन उसकी आवाज़ जो थी वो गुम गई। किसकी आवाज़ में? क्लैंगिंग ऑफ द बेल, यानी बेल बजती है, एक ज़ोर से बेल बजती है, तो इतनी ज़ोर से घंटी जब बजेगी तो उसकी जो, उसने जो बोला, धीरे से बोली, तो वो आवाज़ भी क्या हो गई? खो गई, वो आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं दी नरेटर को। एंड साथ ही साथ इंजन जो था वो स्टार्ट हो रहा था ट्रेन का, तो उसकी भी एक साउंड आती है, हिसिंग, अजीब अजीब सी एक अलग सी आवाज़ आती है, हिसिंग, तो वैसे साउंड आया, और साथ ही साथ बेल बजा, ज़ोर की घंटी बजी, तो इसकी वजह से जो आवाज़ थी लड़की की वो खो गई और उन्हें सुनाई नहीं दी। क्लैंगिंग का मतलब रिंगिंग। ओके, आई हैड टू रन बैक टू माई कंपार्टमेंट, और जैसे ही घंटी बजती है और इंजन स्टार्ट हो जाता है, ट्रेन चलने लगती है, तो मुझे अपने कंपार्टमेंट में वापस आना पड़ा, ट्रेन पे उन्हें चढ़ना पड़ा।
द कैरेज शडर्ड एंड जॉल्टेड फॉरवर्ड। और इसका मतलब आप जानते हैं कि यहाँ पे लड़की ने कुछ बोला, उन्हें सुनाई ही नहीं दिया और उन्हें वापस भी आना पड़ गया अपने ट्रेन में। ठीक है, वो आगे कुछ और नहीं कह पाए उससे। तो कैरेज जो है उनका कैसा था, शडर्ड हो रहा था, शडर्ड मतलब वाइब्रेट हो रहा था। एंड जॉल्टेड फॉरवर्ड, जॉल्टेड फॉरवर्ड का मतलब क्या है, एक रफ मूवमेंट होना, एब्रप्ट आप बोल सकते हो, यानी सडनली मूव हो रहा है ना। अब ट्रेन क्या होती है, सडनली मूव करने लगती है तो क्या होता है, वाइब्रेट करती है और एकदम से झटके मारती है। तो ऐसा करके आई वॉच्ड हर एज द प्लेटफॉर्म स्लिप्ड अवे, मैं उसे देख रहा था जैसे जैसे प्लेटफॉर्म पीछे की तरफ जाते जा रहा था। अब ट्रेन तो आगे जा रही थी है ना, प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा था। पीछे प्लेटफॉर्म थोड़ी जाता है, प्लेटफॉर्म तो एक ही जगह पे है, लेकिन वो जो है आगे जा रहे थे, यानी उनका ट्रेन आगे जा रहा था। लेकिन वो यहाँ पे मतलब क्या है ना कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे वो प्लेटफॉर्म पीछे की तरफ जा रहा है, वो वहीं पे है, नरेटर वहीं पे खड़े हैं, लड़की लेकिन भाग रही है। लड़की मतलब प्लेटफॉर्म की तरफ से पीछे जा रही है, प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है, वो एक ही जगह पे खड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, ट्रेन आगे जा रही है, वो आगे जा रहे हैं, है ना। तो उन्होंने ऐसा बोला कि प्लेटफॉर्म जैसे जैसे पीछे छूट रहा था और वो उसे देख रहे थे, लड़की को उस प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ। शी वॉज अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म में बिल्कुल अकेली थी। एंड शी डिड नॉट मूव, और वो बिल्कुल भी मूव नहीं गई इधर से उधर। बट शी वॉज लुकिंग एट मी एंड स्माइलिंग, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ देख रही थी। ट्रेन के विंडो से वो देख रहे थे ना उसे, तो वो लड़की भी उसे देख रही थी, नरेटर को, और स्माइल कर रही थी। आई वॉच्ड हर अंटिल द सिग्नल बॉक्स केम इन द वे, मैंने उसे तब तक देखा जब तक सिग्नल बॉक्स नहीं आ गया हमारे बीच। ठीक है, जैसे ट्रेन चलती है, प्लेटफॉर्म में सिग्नल बॉक्स होता है ना एक, तो वो सिग्नल बॉक्स आ गया, उसकी वजह से वो लड़की जो है छुप गई। एंड देन द जंगल हिट द स्टेशन, और उसके बाद क्या हुआ, जंगल स्टार्ट हो गया और उसने स्टेशन को क्या कर दिया, हाइड कर दिया, छुपा दिया। बट आई कुड स्टिल सी हर स्टैंडिंग देयर अलोन, लेकिन मैं फिर भी उसे देख पा रहा था, अकेला खड़ा हुआ प्लेटफॉर्म पर। आई सेट अप अवेक फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, अब आगे की जितनी भी यात्रा थी, मेरी जो जर्नी थी देहरादून की, वो मैंने बैठकर बिना सोए बिताई। ठीक है, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। तो नरेटर कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आई उसके बाद, तो वो अपना बैठकर ही अपने दिमाग में सोचता हुआ उस लड़की के बारे में, इमेज सोचते हुए उनके बारे में, उन्होंने क्या देखा, उसे कैसे देखा, तो वही सोचते जा रहे थे। अब थोड़ी नींद आने वाली थी उन्हें। आई कुड नॉट रिड माई माइंड ऑफ द पिक्चर, मैं अपने दिमाग से रिमूव ही नहीं कर पाया। रिड का मतलब होता है रिमूव करना, वो अपने माइंड से रिमूव ही नहीं कर पाया उस लड़की की इमेज को, पिक्चर को, ऑफ द गर्ल्स फेस एंड हर डार्क स्मॉल्डरिंग आइज। उसकी जो आंखें थी ना, उन्हें बहुत पसंद आ गई थी, वो लड़की बिल्कुल पसंद आ गई थी उन्हें। तो उस गर्ल का फेस और उनकी जो आंखें थी उस गर्ल की, उनका जो पिक्चर है वो उनके माइंड में छप चुका था और वो उसको नहीं निकाल पा रहे थे अपने दिमाग से। बट वेन आई रीच देहरा, लेकिन जब मैं देहरादून पहुंच गया, द इंसिडेंट बिकम ब्लर्ड एंड डिस्टेंट, वो जो इंसिडेंट था उस लड़की को जो वो देखा, उन्होंने मिले उससे, तो वो कैसा हो गया, ब्लर्ड हो गया, यानी कि थोड़ा धुंधला हो गया, और डिस्टेंट यानी उनके माइंड से थोड़ा दूर हो गया। अब वो उनके दिमाग में अब नहीं आ रही थी लड़की देहरादून में जाकर। ठीक है, तो इंग्लिश में ब्लर्ड का मतलब होता है हेजी, और डिस्टेंट का मतलब आप जानते हैं दूर होना। और ऐसा क्यों हुआ, उनके दिमाग से वो लड़की कैसे हट गई देहरादून में। फॉर देयर वर अदर थिंग्स टू ऑक्यूपाई माई माइंड, क्योंकि वहाँ पे कोई और दूसरी चीज़ें थी जिसकी वजह से उनका माइंड जो है भरा हुआ रहता था। यानी वहाँ पे उनकी दादी थी और भी उनके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, इसके अलावा उनका काम होगा, तो इस वजह से वहाँ पे उनको उसकी याद नहीं आई। इट वॉज ओनली वैन आई वॉज मेकिंग द रिटर्न जर्नी, ये तब हुआ जब मुझे वापस आना था, रिटर्न जर्नी करनी थी अपनी, तब मुझे उस लड़की की फिर से याद आई। 2 months लेटर, 2 महीने बाद, यानी कि मई में वो गए थे एंड देन वापस कब आते हैं, जुलाई में। तो मई, जून, जुलाई, तो 2 महीने का उनका वेकेशन होता था, राइट। तो 2 महीने बाद उन्हें फिर से जब वो रिटर्न जर्नी के लिए आ रहे थे, तब उन्हें उसकी याद आई, दैट आई रिमेंबर द गर्ल, मुझे उस लड़की की याद आई। I was looking out for her as the train drew into the station, and I felt an unexpected thrill when I saw her walking up the platform. तो अब जैसा कि रिटर्न जर्नी के लिए वो यानी दिल्ली वापस आएंगे देहरादून से, तो आप जानते हैं ट्रेन फिर से कहाँ स्टॉप करेगी, डियोली स्टेशन पे। तो जैसे ही ट्रेन जो है स्टेशन पे पहुंची, डियोली स्टेशन पे, मैं वैसे ही देखने लग गया उस लड़की के लिए कि वो कहाँ है। और मुझे एक अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जिसको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, वैसा एक थ्रिल हुआ। थ्रिल का मतलब है एक एक्साइटमेंट। ठीक है, एक एक्साइटमेंट हुई मुझे अंदर से, जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा, वो प्लेटफॉर्म से आ रही थी, प्लेटफॉर्म की तरफ, तो एक अलग सी अंदर से एक्साइटमेंट आई मेरे अंदर। आई स्प्रैंग ऑफ द फुटबोर्ड एंड वेव टू हर, मैं जो है फुटबोर्ड का मतलब होता है जो ट्रेन होती है, ट्रेन पे चढ़ने के लिए स्टेयर्स होते हैं ना, ट्रेन में सीढ़ियाँ होती है 3-4,
तो वो जो फुटबोर्ड, उसे बोला जाता है फुटबोर्ड, तो उससे नीचे उतरा, स्प्रैंग ऑफ द फुटबोर्ड, यानी उससे नीचे उतरा फटाफट से और उसकी तरफ हाय किया, उसे हेलो किया। When she saw me, she smiled. जब उसने मुझे देखा तो उसने स्माइल किया। She was pleased that I remembered her. वो खुश थी। प्लीज का मतलब खुश होना, हैप्पी। हैप्पी क्यों थी वो? क्योंकि उसने देखा कि मैं उसे ध्यान हूँ, यानी मैंने उसे याद किया हुआ है, जानता हूँ उसे, मैं भूल नहीं गया, अभी भी वो याद है मुझे। आई वॉज प्लीज दैट शी रिमेंबर्ड मी, और मैं खुश इसलिए था क्योंकि वो मुझे जानती है ना, उसने मुझे याद रखा। तो यानी स्माइल किया, तभी तो पता चल रहा है कि हाँ, अनजान होते तो स्माइल थोड़ी करती। तो यानी वो याद रखा उसने, लड़की ने उनको, इस वजह से वो भी बहुत खुश थे और लड़की भी खुश थी। वी वर बोथ प्लीज्ड, हम दोनों ही बहुत खुश थे। एंड इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ मीटिंग ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स, और ऐसा लग रहा था मानो दो पुराने दोस्त आपस में मिल रहे हो बहुत दिनों बाद। तो जैसे खुश होते हैं वैसे ही। शी डिड नॉट गो डाउन द लेंथ ऑफ द ट्रेन सेलिंग बास्केट्स। वो जो है ट्रेन होती है बहुत बड़ी सी, है ना, तो वो पूरी ट्रेन में नहीं गई, मतलब ट्रेन प्लेटफॉर्म में पूरा ट्रेन का लेंथ नापती हुई बास्केट्स, टोकरियाँ बेचने नहीं गई। वो सीधा कहाँ चली गई? वो पूरा ट्रेन में ना घूमते हुए वो सीधा चली गई टी स्टॉल की तरफ। देखो लिखा हुआ है बट केम स्ट्रेट टू द टी स्टॉल, सीधा टी स्टॉल में आ गई, क्योंकि वो जानती थी कि मैं टी स्टॉल में आके रुकूंगा, तो इस वजह से। हर डार्क आइज वर सडनली फिल्ड विद लाइट, उसकी जो काली गहरी आंखें थी वो एकदम रोशनी से भर गई, मानो सडनली फिल्ड विद लाइट, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी आंखें चमक रही थी। वी सेड नथिंग फॉर सम टाइम, हमने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा कुछ समय के लिए। बट वी कुडेंट हैव बीन मोर एलोक्वेंट, लेकिन हम ज़्यादा देर तक एलोक्वेंट नहीं रह पाए, यानी चुप नहीं रह पाए। और यहाँ नरेटर ने अपनी बात शुरू कर दी, ठीक है, मतलब वो दोनों एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे। एलोक्वेंट का मतलब होता है एक्सप्रेसिव होना, यानी बात नहीं कर पा रहे थे वो दोनों, है ना। लेकिन अब यहाँ पे नरेटर ने अपनी बात बोली, देखो क्या होता है। I felt the impulse to put her on the train there and take her away with me. मेरे अंदर ना, नरेटर कहते हैं, मेरे अंदर एक अलग सा इम्पल्स जाग रहा था। इम्पल्स का मतलब होता है एक सडन डिज़ायर टू एक्ट। अ सडन डिज़ायर टू एक्ट मतलब तीव्र इच्छा। उनके अंदर एक तीव्र इच्छा थी कि वो उसे ट्रेन में लेकर अपने साथ ले चले। I could not bear the thought of having to watch her recede into the distance of Deoli station. मैं उसे नहीं देख पा रहा था, वो फील नहीं कर पा रहा था, उस चीज़ को नहीं सोच पा रहा था कि मैं उसे डियोली स्टेशन पे छोड़कर चला जाऊं, उससे दूर हो जाऊं, ठीक है, मतलब वो मेरे से दूर हो जाए, डियोली स्टेशन पीछे छूट जाए और मैं आगे चला जाऊं। तो ये मेरे से नहीं देखा जा रहा था, ये चीज़ मेरे से नहीं सोची जा रही थी। तो मैं चाहता था कि मैं उसे साथ लेकर चलूँ अपने। I took the baskets from her hand and put them down on the ground. मैंने उसके हाथों से टोकरियाँ ली और उसको ग्राउंड पर रख दिया, ज़मीन पर रख दिया। She put out her hand for one of them. उसने क्या किया? अपना हाथ नीचे की तरफ बढ़ाते हुए एक टोकरी निकालने जा रही थी मेरे लिए। बट आई कॉट हर हैंड, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया एंड हेल्ड इट, और पकड़ते हुए क्या किया देखो। आई हैव टू गो टू दिल्ली, आई सेड, मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। आई हैव टू गो टू दिल्ली। शी नॉडेड, उसने सर हिलाया। आई डू नॉट हैव टू गो एनीवेयर, और कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। द गार्ड ब्लू हिज विसल फॉर द ट्रेन टू लीव एंड हाउ आई हेटेड द गार्ड फॉर डूइंग दैट। फिर से उनकी बात ख़त्म ही नहीं हुई थी कि गार्ड ने फिर अपना सीटी बजा दिया, क्योंकि ट्रेन अब छूटने वाली थी, लीव होने वाली थी। एंड सोचो वो टाइम जब उस गार्ड पे नरेटर को कितना गुस्सा आ रहा होगा, वो कितना ज़्यादा उन्हें गुस्सा आ रहा होगा, कितना फ्रस्ट्रेशन उस गार्ड पे आ रहा होगा। उनकी बात ख़त्म नहीं हुई, उससे पहले ही विसल बज चुका था। ना आगे देखो क्या होता है। आई विल कम अगेन, आई सेड, विल यू बी हेयर, मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पे, क्या तुम यहाँ रहोगी? शी नॉडेड अगेन एंड शी नॉडेड। द बेल क्लैंग्ड एंड द ट्रेन स्लेड फॉरवर्ड। जब मैंने ऐसा कहा तो उसने फिर अपना सर हिलाया, और सर हिलाते हुए, जब हिला रही थी अपना सर मतलब हाँ कह रही थी, हामी भर रही थी, सर हिलाना मतलब हामी भरना कि हाँ, तो वैसे ही क्या होता है, बेल दोबारा से बजने लगता है, घंटी बजती है और ट्रेन आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। स्लिड फॉरवर्ड का मतलब है टू मूव स्मूथली, स्मूथली वो आगे की तरफ मूव करने लगती है। आई हैड टू रेंच माई हैंड अवे फ्रॉम द गर्ल एंड रन फॉर द मूविंग ट्रेन। मुझे उस लड़की से अपना हाथ छुड़ाना पड़ा। रेंच का मतलब छुड़वाना, तो उन्होंने अपना हाथ छुड़ाते हुए, मतलब उन्होंने हाथ पकड़ा था तो उसको छोड़ दिया, छोड़कर उस लड़की का हाथ उन्हें ट्रेन की तरफ भागना पड़ा, ट्रेन पे चढ़ने के लिए।
क्योंकि अगर वो ट्रेन के लिए नहीं भागते तो फिर उनका ट्रेन छूट जाता। दिस टाइम आई डिड नॉट फॉरगेट हर, शी वॉज विद मी फॉर द रिमाइंडर ऑफ द जर्नी एंड फॉर लॉन्ग आफ्टर। और इस बार मैं उसे बिल्कुल नहीं भुला पाया। वो मेरे साथ थी, वो मेरे साथ थी मतलब वो मेरे ख्यालों में थी पूरे जर्नी में। पूरे जर्नी में मीन्स जो ट्रेन की जर्नी वो करके गए अपने घर वापस दिल्ली में, तो वहाँ तक नहीं केवल सिर्फ, बल्कि उसके बाद भी, जर्नी के बाद भी वो उसी के दिमाग में रही, उनके दिमाग में रही। ठीक है, वो उसे नहीं भुला पाए। ऑल दैट ईयर शी वॉज अ ब्राइट लिविंग थिंग। वो पूरे साल मेरे दिमाग में रही, मेरे कल्पना में रही, एक पूरे ब्राइट लिविंग थिंग की तरह। ठीक है, मेरे दिल में बसी हुई थी। एंड वेन द कॉलेज टर्म फिनिश्ड, और जैसे ही कॉलेज टर्म फिनिश्ड हो जाता है, आई पैक्ड इन हेस्ट, मैंने जल्दी जल्दी, हेस्ट यानी जल्दी के साथ पैकिंग की पूरा, एंड लेफ्ट फॉर देहरा अर्लियर देन यूजुअल, और देहरादून के लिए चला गया। देहरादून के लिए चला गया कैसे? अर्लियर देन यूजुअल, यानी कि जैसा टाइम पे जाता था उससे बल्कि जल्दी वो चले गए। ठीक है, मे के अर्ली टाइम पे जाते थे उससे पहले ही वो चले गए, क्योंकि उन्हें बड़ी जल्दी थी। माई ग्रैंड मदर वुड बी प्लीज्ड एट माई ईगरनेस टू सी हर। मेरी जो ग्रैंड मदर होगी ना, मुझे देखकर मेरी दादी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी कि मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। यानी कि ईगरनेस मतलब उत्सुकता, यानी कि मैं अपनी दादी को इतना ज़्यादा देखना चाहता था, इतनी उत्सुकता थी मेरे अंदर दादी को देखने की कि मैं जल्दी आ गया उनके पास। तो उसको देख के ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। लेकिन यहाँ तो बात अलग है, वो अपनी दादी को देखने थोड़ी जा रहे, वो तो लड़की से मिलने जा रहे हैं। लेकिन जो भी हो, ग्रैंड मदर बहुत खुश होंगी। आई वॉज नर्वस एंड एंशियस एज द ट्रेन ड्रू इन टू ड्योली। जैसे ही ट्रेन ड्योली पे पहुँचती है, वो बहुत ज़्यादा नर्वस और एंशियस फील करते हैं अपने आप को। ये बहुत ज़्यादा नर्वस और एंशियस हो जाते हैं, वरिड हो जाते हैं। बिकॉज आई वॉज वंडरिंग वट आई शुड से टू द गर्ल एंड वट आई शुड डू। इतना परेशान इसलिए हो जाते हैं बिकॉज वो यही सोच रहे थे कि वो उस लड़की से क्या कहेंगे और क्या करेंगे। आई वॉज डिटरमाइंड दैट आई वुड नॉट स्टैंड हेल्पलेसली बिफोर हर। और उन्होंने ये निश्चित कर लिया था, ये तय कर लिया था, ये डिसाइड कर लिया था। डिटरमाइंड का मतलब होता है डिसाइडेड, मीन्स उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि आज वो उस लड़की के सामने हेल्पलेसली नहीं होंगे। हेल्पलेसली मतलब बिना कुछ बोले हुए या बिना कुछ करे नहीं रहेंगे, जैसे वो पिछली बार किया था ना उन्होंने, कि बिल्कुल चुप थे, कुछ नहीं बोले लड़की से, अपनी फीलिंग्स उन्होंने नहीं कही कुछ भी। तो इस बार ऐसा वो नहीं करेंगे। हार्डली एबल टू स्पीक और डू एनीथिंग अबाउट माई फीलिंग्स। उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर कहना पड़ेगा या करना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स उसे बतानी पड़ेगी उस लड़की को। वो इस बार चुप नहीं रहेंगे, बिना कुछ किए वो नहीं रहेंगे। द ट्रेन केम टू ड्योली। अब ट्रेन आती है, ड्योली स्टेशन पे रुकती है। एंड आई लुक्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म। और मैं ट्रेन के अंदर से प्लेटफॉर्म पर देख रहा था, ऊपर नीचे मीन्स इधर उधर, कि लड़की कहाँ है। बट आई कुड नॉट सी द गर्ल एनीवेयर। लेकिन मैं उस लड़की को कहीं पर भी नहीं देख पाया। आई ओपन द डोर एंड स्टेप्ड ऑफ द फुटबोर्ड। मैंने कैरेज का डोर खोला और मैं फुटबोर्ड से नीचे की तरफ प्लेटफॉर्म पे उतर गया ट्रेन की। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया ये देख के कि लड़की कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही थी। डिसअपॉइंटेड मतलब परेशान हो जाना। ठीक है, एंड ओवरकम बाय अ सेंस ऑफ फॉरबोर्डिंग। फॉरबोर्डिंग का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग बैड इज़ अबाउट टू हैपन। उन्हें डर लग रहा था इस चीज़ का कि कुछ गलत तो नहीं हुआ। मतलब वो अपनी फीलिंग्स बताने वाले थे लड़की को, लेकिन लड़की कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही थी, तो उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी। आई फेल्ट आई हैड टू डू समथिंग। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें कुछ करना पड़ेगा। एंड सो आई रैन अप टू द स्टेशन मास्टर एंड सेड, डू यू नो द गर्ल हु यूज टू सेल बास्केट्स हियर। अब उन्हें डर लग रहा था कि लड़की कहाँ गई, तो उन्होंने सोचा अब कुछ करना पड़ेगा, अब तो कुछ करना पड़ेगा, उसे ढूंढना पड़ेगा। तो वो सीधा स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं, उनके ऑफिस में, और जाके पूछते हैं कि क्या आपने एक लड़की को यहाँ पे देखा था जो कि टोकरियाँ बेचती थी, बास्केट्स सेल किया करती थी। नो आई डोंट। जो स्टेशन मास्टर था वो कहते नहीं, मैंने नहीं देखा, सेड द स्टेशन मास्टर। एंड यू डिड बेटर गेट ऑन द ट्रेन इफ़ यू डोंट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड। और साथ में मुझे एक उन्होंने एडवाइस भी दी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम यहाँ पीछे ना छूट जाओ तो अपने ट्रेन पे जाके बैठ जाओ, तुम्हारे लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा। बट आई पेस्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म। लेकिन मैंने क्या किया, मैं भागा और प्लेटफॉर्म की तरफ गया। एंड स्टेयर्ड ओवर द रेलिंग्स। और जो रेलिंग्स होती है प्लेटफॉर्म की रेलिंग्स होती है, उसके नीचे फिर हमारे रेलवे ट्रैक्स होते हैं। तो ये जो
रेलिंग्स थी इनकी तरफ देखा जाके कि कहीं नीचे तो नहीं है, एंड स्टेयर्ड ओवर द रेलिंग्स में जाके देखने लगा एट द स्टेशन यार्ड, जो स्टेशन यार्ड था वहाँ पे एक छोटा सा ना यार्ड था, बगीचे टाइप का छोटा सा, तो वहाँ पे देखने लगा। ऑल आई सॉ वॉज अ मैंगो ट्री, मैंने क्या देखा, मैंने सिर्फ एक मैंगो ट्री देखा और डस्टी रोड लीडिंग इन टू द जंगल, और एक डस्टी रोड, एक मिट्टीदार सड़क देखी जो कि जंगल की तरफ जा रही थी, जंगल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने रेलिंग्स से क्या देखा, एक मैंगो ट्री और एक डस्टी रोड जो कि जंगल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकता है कि रेलिंग्स से उन्होंने क्या देखा। वेयर डिड द रोड गो, ये सड़क कहाँ जाती है, किस तरफ जाती है। द ट्रेन वॉज मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन एंड आई हैड टू रन अप द प्लेटफॉर्म एंड जंप फॉर द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट। अब जो मैं वहाँ पे देख ही रहा था, जो ट्रेन थी वो मूव करना स्टार्ट कर देती है आउट ऑफ द स्टेशन, मीन्स स्टेशन से बाहर निकलती हुई जाना स्टार्ट कर देती है, और मुझे भागते हुए प्लेटफॉर्म से अपने जो कंपार्टमेंट का डोर था उस पर जंप करना पड़ा ताकि मैं ट्रेन पे चढ़ जाऊँ जल्दी से। तो ट्रेन पे उन्होंने जल्दी से जंप करते हुए, मतलब चढ़ते हुए अपने कंपार्टमेंट में वो वापस आ गए। देन एज द ट्रेन गैदर्ड स्पीड एंड रश्ड थ्रू द फॉरेस्ट्स आई सेट ब्रूडिंग इन फ्रंट ऑफ द विंडो, और जैसे ही ट्रेन जो है पूरी अपनी स्पीड पकड़ लेती है और पूरी स्पीड के साथ रश करती है फॉरेस्ट के अंदर, गहरे जंगलों के अंदर चली जाती है, मैं बैठा हुआ विंडो की तरफ बड़े ही ध्यान से बहुत डीपली सोच रहा था, बिना खुशी के साथ बहुत ही ज़्यादा डीपली सोच रहा था उस लड़की के बारे में कि आखिर वो गई कहाँ। ब्रूडिंग का मतलब होता है थिंक डीपली विद नो हैप्पीनेस, मतलब बिना खुशी से किसी बात को बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोचना। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट फील हो रहा था उन्हें कि वो लड़की गई कहाँ आखिर। What could I do about finding a girl I had seen only twice? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। उन्होंने लड़की को कितनी बार देखा था, सिर्फ और सिर्फ 2 बार। वो सिर्फ इससे लड़की से 2 बार मिल पाए थे, उसके बाद कभी भी वो आगे देखते हैं मिल पाते हैं कि नहीं। तो ये ओनली ट्वाइस ध्यान रखना। अब वो सोचते हैं मनी मन कि अब मैं उस लड़की को कैसे ढूंढूं जिसको मैंने सिर्फ 2 बार देखा है। Who had hardly spoken to me, जिसने मेरे से मतलब कभी बात नहीं की, हार्डली माने नॉट, ठीक है, मतलब जिससे कभी बात नहीं हुई। एंड अबाउट whom आई न्यू नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, बट फॉर whom आई फेल्ट अ टेंडरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैड नेवर फेल्ट बिफोर। तो वो कहते हैं कि जिस लड़की से मेरी कभी बात नहीं हुई, जिसके बारे में कुछ नहीं जानता, एब्सोल्युटली नथिंग, कुछ भी नहीं जानते वो उसके बारे में, लेकिन मुझे उसके लिए एक टेंडरनेस, एक सॉफ्ट सी फीलिंग, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी सी महसूस होता है उसके प्रति, जो कि मुझे इससे पहले कभी किसी के लिए नहीं हुआ। तो मतलब उन्हें उसके लिए लव सा फील हो रहा है, लेकिन उसे वो ढूंढेंगे कैसे, जिसको सिर्फ उन्होंने 2 बार देखा है और जिससे कभी बात नहीं हुई ना, वो उसके बारे में कुछ जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में, तो उसको वो कैसे ढूंढेंगे। लेकिन वो ढूंढना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, बिकॉज उसके लिए उन्हें एक सॉफ्ट सा फीलिंग, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी सी महसूस हो रही है जो आज से पहले उन्हें कभी नहीं हुई। My grandmother was not pleased with my visit after all because I did not stay at her place more than a couple of weeks. अब यहाँ पे मेरी जो दादी थी वो मेरे से खुश नहीं हुई, मेरे आने से खुश नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बिकॉज मैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कपल ऑफ वीक्स, मतलब सिर्फ 2 हफ्ते रहा, सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते रहा, जबकि 2 महीने के लिए जाता था। लेकिन इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे 2 हफ्तों के लिए रुका और फिर वापस आ गया। इस वजह से मेरी दादी खुश नहीं थी। यहाँ पे एमसीक्यू पूछा जाएगा कि जो दादी थी उनकी वो खुश क्यों नहीं थी, क्योंकि वो कपल ऑफ वीक्स रहे थे, ठीक है, 2 हफ्ते से ज़्यादा वो वहाँ नहीं रुके, इस वजह से दादी खुश नहीं थी। फेल्ट रेस्टलेस एंड इल एट ईज, और ऐसा क्यों था कि वो सिर्फ कपल ऑफ वीक्स रहे वहाँ पे, सिर्फ 2 हफ्तों के लिए रहे, क्योंकि वहाँ पे उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो डिस्टर्ब फील कर रहे थे अपने आप में, उन्हें अपने आप में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था, ठीक है। और उनका मन ना लगने का कारण आप सभी जानते हैं कि प्लेटफॉर्म में वो जो लड़की थी उन्हें वो मिलती नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते। तो इस वजह से, और वो गए भी तो इसलिए थे ना अपने दादी के घर जल्द से जल्द, क्योंकि वो उससे मिलना चाहते थे उस लड़की से डियोली स्टेशन पे, लेकिन वो नहीं मिलती, इस वजह से उनका मन बिल्कुल भी शांत नहीं था, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो आई टुक द ट्रेन बैक टू द प्लेन्स, तो इसलिए मैंने दोबारा से ट्रेन ले ली प्लेन की तरफ जाने की, यानी कि दिल्ली जाने की, मीनिंग टू आस्क फर्दर क्वेश्चंस ऑफ द स्टेशन मास्टर एट डियोली। और ऐसा मैंने इसलिए किया, दिल्ली पे जाने की ट्रेन इसलिए ले ली ताकि मैं दोबारा से उस डियोली स्टेशन पे जाके रुकूँ और वहाँ पे स्टेशन मास्टर से क्वेश्चन कर सकूँ उस लड़की से रिलेटेड। बट एट डियोली देयर वॉज अ न्यू स्टेशन मास्टर, लेकिन जब मैं गया डियोली स्टेशन पे पहुंचा तो क्या देखा कि वहाँ पे एक नया स्टेशन मास्टर आ चुका था।
द प्रीवियस मैन हैड बीन ट्रांसफर टू अनदर पोस्ट विद इन द पास्ट वीक। तो जो पिछले हफ्तों में ही जो पहले का स्टेशन मास्टर था वो उसका ट्रांसफ़र हो चुका था एक नए पोस्ट में, तो इस वजह से अब एक नया स्टेशन मास्टर यहाँ पे आया था और उसे इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इस न्यू स्टेशन मास्टर को। ठीक है, द न्यू मैन डिडेंट नो एनीथिंग अबाउट द गर्ल हु सोल्ड बास्केट्स। तो ये जो न्यू स्टेशन मास्टर आए थे उन्हें इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि जो बास्केट बेचती थी उस लड़की के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। अगर प्रीवियस मैन होते, प्रीवियस स्टेशन मास्टर होते तो उन्हें थोड़ा बहुत पता होता उसके बारे में, लेकिन इन नए वाले को नहीं पता था क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं कभी इस लड़की को, क्योंकि लड़की जो थी वो आई ही नहीं इस स्टेशन पे। ठीक है, कुछ हफ्तों से। आई फाउंड द ओनर ऑफ द टी स्टॉल, a small shriveled up man wearing greasy clothes, and I asked him if he knew anything about the girl with the baskets. फिर जब स्टेशन मास्टर से काम नहीं बना तो वे गए किसकी तरफ, टी स्टॉल के ओनर के पास। जब टी स्टॉल के ओनर के पास जाते हैं, जो कि कैसा था दिखने में उसके बारे में बताया हुआ है, देखो ये ध्यान रखना, कैसा सा है, छोटा सा, स्मॉल, ज़्यादा उसकी हाइट नहीं है, छोटा सा हाइट वाला। श्रिवल्ड अप मैन है, श्रिवल्ड अप यानी एजेड, श्रिवल्ड माने एजेड, उसकी एज हो गई है तो एजेड मैन है। और उसने कैसे कपड़े पहने हुए, ग्रीसी क्लोथ्स, मतलब उसके जो कपड़े हैं वो ऐसा लगेगा जैसे कितने पुराने गंदे हो, ग्रीसी टाइप के क्लोथ्स थे। और उन्होंने उससे पूछा, नरेटर ने, कि क्या वो उस लड़की के बारे में जो टोकरियाँ बेचती थी उसके बारे में कुछ जानते हैं। येस, देयर वॉज सच अ गर्ल हेयर, आई रिमेंबर क्वाइट वेल, ही सेड। उन्होंने कहा, ओनर ने स्टॉल के, टी स्टॉल के, कि हाँ उस लड़की को मैं जानता हूँ, मैंने देखा है उसे, बट शी हैज़ स्टॉप्ड कमिंग नाउ, लेकिन अभी उसने आना यहाँ पे बंद कर दिया है। वाई, आई आस्क्ड, नरेटर ने उनसे पूछा क्यों आना बंद कर दिया है। व्हाट हैपेंड टू हर, उसको क्या हुआ है, उसके साथ क्या हुआ है। हाउ शुड आई नो, सेड द मैन, शी वॉज नथिंग टू मी। टी के जो स्टॉल ओनर थे उन्होंने कहा कि भला मुझे कैसे पता हो सकता है कि उसके साथ क्या हुआ है, वो मेरी लगती क्या थी, वो मेरी कुछ लगती थोड़ी थी जो मुझे उसके बारे में पता होगा। चाय लेंगे, तो वो तो अपना चाय बेच रहा था ना, तो वो बोल रहा होगा कि चाय लेंगे आप। तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता उसके बारे में कि उसके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि वो मेरी कुछ लगती थोड़ी थी जो मैं उसके बारे में जान के रखूँगा। एंड वंस अगेन आई हैड टू रन फॉर द ट्रेन, और एक बार दोबारा मुझे फिर से ट्रेन के लिए रन करना पड़ा, यानी कि ट्रेन पे चढ़ना पड़ा। ठीक है, एज ड्यूली प्लेटफॉर्म रिसीडेड, जैसे ही ड्यूली प्लेटफॉर्म जो है पीछे छूट गया, रिसीडेड माने पीछे छूट गया। आई डिसाइडेड दैट वन डे आई वुड हैव टू ब्रेक जर्नी देयर, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक दिन यहाँ पे अपनी जर्नी को ब्रेक करूँगा, मीन्स ड्योली स्टेशन पे आके रुक जाऊँगा, मैं देहरादून नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे ड्योली स्टेशन पे अपनी जर्नी को ब्रेक करूँगा, ड्योली स्टेशन के लिए आऊँगा एक दिन। स्पेंड अ डे इन द टाउन, इस टाउन में एक दिन आके रुकूँगा। मेक इंक्वायरीज, पूछताछ करूँगा, इंक्वायरीज माने पूछताछ करना, क्वेश्चनिंग करना लोगों से। एंड फाइंड द गर्ल हु हैज़ स्टोलन माई हार्ट, और उस लड़की को ढूंढ निकालूंगा जिसने मेरा दिल चुराया है। विद नथिंग बट अ लुक फॉर हर डार्क इम्पेशेंट आइज, किसी भी चीज़ से नहीं बल्कि उसकी गहरी काली आंखों से, मतलब उसकी जो गहरी काली आंखें थी वही उसको बहुत पसंद आ गई नरेटर को। विद दिस थॉट आई कंसोल्ड माई सेल्फ, इसी विचार के साथ मैंने अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपने आप को तसल्ली दी। कंसोल्ड मतलब तसल्ली देना, संतुष्ट करना अपने आप को। थ्रू आउट माई लास्ट टर्म इन कॉलेज, जितना भी मेरा लास्ट टर्म था ना कॉलेज में, तो वो मैंने अपने आप को यही तसल्ली देते हुए बिताया कि मैं एक दिन ज़रूर यहाँ पे आऊँगा, अपनी जर्नी को ब्रेक करूँगा, यहाँ पे लोगों से पूछताछ करूँगा उस लड़की के बारे में, उसे ढूंढ निकालूंगा। आई वेंट टू देहरा अगेन इन द समर, एंड वेन इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग द नाइट ट्रेन ड्रू इन टू ड्योली स्टेशन। फिर से उन्होंने क्या किया, अब उनका लास्ट टर्म ख़त्म हो गया कॉलेज का, वो दोबारा से देहरादून के लिए समर में आए। ठीक है, और जैसा कि ड्योली स्टेशन पे हमेशा सुबह के 5 बजे रुकती है ट्रेन, तो वैसे ही मॉर्निंग के टाइम पे जो नाइट ट्रेन थी ड्योली की, वो स्टेशन पे आके रुकती है ड्योली स्टेशन में। आई लुक्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म फॉर साइन ऑफ द गर्ल, नोइंग आई वुडेंट फाइंड हर बट होपिंग जस्ट द सेम। तो मैं जैसे ही पहुंचा ड्योली स्टेशन पे, ट्रेन आके पहुंची, मैं प्लेटफॉर्म में इधर उधर देखने लगा कि कहीं पे वो लड़की दिख जाए, ये जानते हुए कि वो मुझे अब कभी नहीं मिलने वाली थी, लेकिन फिर भी एक मन में होप होता है ना कि शायद मिल जाए। तो इस इच्छा के साथ, इस होप के साथ मैं जो है इधर उधर देख रहा था प्लेटफॉर्म में कि कहीं वो लड़की दिख जाए। समहाउ आई couldn't bring myself to break journey at Dioli and spend a day there. Somehow
मैं जो है अपना जो जर्नी था डियोली स्टेशन पे ब्रेक नहीं कर पाया, यानी डियोली स्टेशन पे आके उन्होंने अपनी जर्नी को समाप्त नहीं वो कर पाए। वो कहाँ चले गए? देहरादून चले गए। और यहाँ पे मतलब डियोली स्टेशन पे जब वो ब्रेक नहीं कर पाए अपना जर्नी, तो यहाँ पे वो अपना एक दिन भी नहीं बिता पाए, जैसा कि उन्होंने सोचा था कि वो एक दिन आके बिताएंगे यहाँ पे, ढूंढेंगे उस लड़की को, तो वो अपना डियोली स्टेशन पे नहीं ब्रेक कर पाए जर्नी। ब्रैकेट में देखो क्या दिया हुआ है, इफ़ इट was all fiction or film, I reflected I would have got down and cleaned up the mystery and reached a suitable ending for the whole thing. कहते हैं देखो, अपने मन ही मन में सोच रहे वो कि अगर ये कोई कल्पना होती, फिक्शन मीन्स कल्पना, और फिल्म यानी कोई मूवी होती, तो मैं इस चीज़ को क्या करता, मैं इसको रिफ्लेक्ट करता, मीन्स मैं क्या करता, मैं इस प्लेटफॉर्म पे उतरता और जो भी मिस्ट्री यानी जो रहस्य है उसकी जो जड़ है उस तक पहुंचता, सुटेबल एंडिंग फॉर द होल थिंग, जो पूरी जो चीज़ है यानी वो जो लड़की है कहाँ गई, वो एक मिस्ट्री है उनके लिए, है ना, कि वो लड़की कहाँ चली गई, वो मिली नहीं ना उन्हें, उसके बाद वो और कभी उसे नहीं मिली नरेटर को। तो अगर वो कोई कल्पना होती, उनकी कोई मूवी होती, तो वो ज़रूर इस जगह उतरते और इस मिस्ट्री को सॉल्व करते और एक उसका एंडिंग लाते, सूटेबल एंडिंग, कि उस लड़की के साथ आखिर हुआ क्या, या उस लड़की को ढूंढ निकालते। लेकिन ये कोई कल्पना या कोई मूवी थोड़ी है कि वो ऐसा कर पाएंगे। उनके अंदर वो अपना साहस नहीं जुटा पाए इस काम को करने का, वो उसको नहीं ढूंढ पाए, उसका जो मिस्ट्री है उसको नहीं सॉल्व कर पाए। जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि ये जो सेटिंग है, ये जो स्टोरी है, इसमें आप देखोगे एक टाइप की मिस्ट्री छुपी हुई है नरेटर के लिए, है ना, एक मिस्ट्री, एक ट्रांजियंस है। तो वो आप देखो यहाँ पे एंडिंग ऑफ द स्टोरी आपको देखने को मिल रहा है कि वो लड़की आखिरकार गई तो गई कहाँ। ठीक है, वो जो टी स्टॉल में आई, प्लेटफॉर्म में आती थी अपने बास्केट्स बेचने के लिए, एकदम से ऐसा क्या हुआ आखिर कि वो उसने आना बंद कर दिया। तो एक टाइप की मिस्ट्री है जो कि नरेटर सॉल्व नहीं कर पाए। वो कहते हैं कि अगर मैं फिक्शन में होता या कोई एक फिल्म होती है मेरे साथ, तो ये ज़रूर मैं सॉल्व कर देता और इसका एंडिंग निकाल देता, लेकिन ये मैं नहीं कर पा रहा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही है। आई थिंक आई वॉज अफ्रेड टू डू दिस। वो कहते हैं कि इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मैं डर रहा हूँ, मैं इस काम को क्यों नहीं कर पा रहा, मैं उस लड़की का पता क्यों नहीं लगा पा रहा, मैं क्यों इस स्टेशन पे, डियोली स्टेशन पे अपनी जर्नी को स्टॉप नहीं कर रहा, ब्रेक नहीं कर रहा, और यहाँ इस लड़की के बारे में पूछताछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं डर रहा हूँ। अफ्रेड माने डरना। वो डर रहे हैं इस बात से कि आखिरकार उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। अगर उन्हें रियलिटी पता चल जाएगी तो वो और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, तो इस वजह से वो उस चीज़ से डर रहे हैं, उसकी रियलिटी से डर रहे हैं, रियलिटी को फेस करने से डर रहे हैं। आई वॉज अफ्रेड ऑफ डिस्कवरिंग वट रियली हैपन टू द गर्ल। मैं इस चीज़ से डर रहा हूँ कि आखिरकार असल में लड़की के साथ क्या हुआ होगा, कि अगर मैं एक बार निकाल लेता हूँ, ढूंढ निकालता हूँ, डिस्कवर कर लेता हूँ कि लड़की के साथ क्या हुआ होगा, अगर कुछ गलत हुआ होगा, जैसे क्या क्या हो सकता है, उनको किस चीज़ से डर लग रहा है। देखो कि अगर ऐसा हो कि वो डियोली में और ना रही हो, ठीक है, कहीं और चली गई हो, या उसकी शादी हो गई हो, या फिर वो बीमार पड़ गई हो, तो इस चीज़ों से वो डर रही है, तो वो रियलिटी को फेस करने से डर रहे हैं। परहैप्स शी वॉज नो लॉन्गर इन डियोली। ऐसा हो सकता है कि वो डियोली में और अब ना रहती हो, कहीं और रहती हो। परहैप्स शी वॉज मैरिड। ऐसा हो सकता है उसकी शादी हो गई हो। परहैप्स शी हैड फॉलन इल। और ऐसा भी हो सकता है कि बीमार पड़ गई हो, इस वजह से नहीं आ पा रही है यहाँ प्लेटफॉर्म में। और इन द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव पास थ्रू डियोली मैनी टाइम्स। इन कुछ सालों में मैं इस डियोली से कई बार गुजरा हूँ। एंड आई ऑलवेज लुक आउट ऑफ द कैरेज विंडो। और मैं हमेशा जब भी आता था यहाँ पे तो कैरेज के विंडो से देखता था प्लेटफॉर्म की तरफ कि कहीं वो लड़की दिख जाए। हाफ एक्सपेक्टिंग टू सी द सेम अनचेंज्ड फेस स्माइलिंग अप एट मी। हाफ एक्सपेक्टेशन के साथ, फुल एक्सपेक्टेशन उन्हें नहीं है ना, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उन्हें नहीं दिखेगी, इसलिए फिर भी थोड़ी सी उम्मीद के साथ अपने मन में कि काश वो दिख जाए, उसका ना बदला हुआ वही चेहरा, वही स्माइल उसके फेस पे मेरी तरफ देखती हुई। ठीक है। आई वंडर वट हैपन्स इन डियोली बिहाइंड द स्टेशन वॉल्स। मैं हमेशा सोचता था कि डियोली स्टेशन जो है, इस स्टेशन वॉल्स के बाहर आखिर होता क्या होगा। बट आई विल नेवर ब्रेक माई जर्नी देयर। लेकिन मैंने अपनी जर्नी को कभी भी वहाँ पे एंड नहीं किया। ठीक है। इट मे स्पॉइल माई गेम। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये मेरा पूरे गेम को बिगाड़ देता। यहाँ कौन से गेम की बात की जा रही है? यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन की बात की जा रही है, यहाँ पे एक आशा की बात की जा रही है। वो आशा कौन सी है? वो आशा है, ये उनके अंदर उम्मीद थी, नरेटर के अंदर, कि वो एक ना एक दिन वो लड़की ज़रूर उन्हें मिलेगी प्लेटफॉर्म पर। उस आशा की वजह से वो उन्होंने कभी भी अपना जर्नी ब्रेक नहीं किया यहाँ डियोली स्टेशन पे। क्योंकि अगर वो डियोली स्टेशन पे अपना जर्नी ब्रेक कर देते और बाहर जाके फिर लोगों से पूछताछ करते और उन्हें कुछ पता चलता उस लड़की के बारे में, रियलिटी के बारे में पता चलता, तो उससे क्या होता, उनकी वो उम्मीद भी टूट जाती। तो यहाँ पे उस उम्मीद की बात की गई है, उस गेम की बात की गई है कि वो
जो उम्मीद थी वो उनकी टूट जाती। इस वजह से वो अपना स्पॉइल नहीं करना चाहते थे गेम को, इस वजह से उन्होंने कभी भी अपना जर्नी यहाँ ब्रेक नहीं किया। आई प्रेफर टू कीप होपिंग एंड ड्रीमिंग। मैं बल्कि किस चीज़ पे विश्वास रखता हूँ कि सिर्फ होप करता रहूँ, यानी कि उम्मीद रखूँ और सोचता रहूँ, सपनों में रहूँ अपने। एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो अप एंड डाउन दैट लोनली प्लेटफॉर्म। और कैसे एक उम्मीद होगी मेरे अंदर, एक सपना होगा, मैं हमेशा प्लेटफॉर्म, जो लोनली प्लेटफॉर्म था, वो खाली सा प्लेटफॉर्म था, उसके इधर उधर विंडो से देखता रहता था कि कब वो लड़की जो है बास्केट्स बेचती हुई उसे दिखाई दे जाए। वेटिंग फॉर द गर्ल विद द बास्केट्स, कि वो लड़की उन्हें दिखाई दे जाए जो बास्केट्स बेचती है, बास्केट्स बेचती हुई उसे दिखाई दे जाए। आई नेवर ब्रेक माई जर्नी एट ड्योली बट आई पास थ्रू एज ऑफन एज आई कैन। मैंने अपने जर्नी को कभी भी वहाँ पे ब्रेक नहीं किया ड्योली में, यानी मैं ड्योली में कभी भी नहीं उतरा, लेकिन मैं जैसे जो है पास करता था वहाँ से जितना मैं कर सकता था। बट आई पास थ्रू एज ऑफन एज आई कैन, लेकिन मैं वहाँ से पास करता था, वहाँ से गुजरता था जितना मैं गुजर सकता था। मीन्स जब भी वो जो है अपना देहरादून के लिए जाते थे तो वहाँ पे ज़रूर एक बार प्लेटफॉर्म पे उतर के एक बार देख लेते थे कि काश वहाँ लड़की दिख जाए, या फिर विंडो से देख लेते थे इधर उधर प्लेटफॉर्म पर कि वो लड़की दिख जाए। तो जितना वो हो सकता था वो करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी जर्नी को ड्योली में एंड नहीं किया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टोरी एंड होती है एंड द एंडिंग इज़ वेरी 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 सैड, बिकॉज यहाँ पे जो नरेटर है जिनको प्यार हो गया था एक गर्ल से, तो वो जो गर्ल थी वो उन्हें नहीं मिलती है ना। वो सिर्फ उनसे 2 बार मिलते हैं उस लड़की से, एंड वो अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते थे उस लड़की को, वो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वो लड़की जो है कहाँ गायब हो जाती है, एक मिस्ट्री क्रिएट होती है यहाँ पे कि वो लड़की सडनली कहाँ गायब हो जाती है, और वो फिर बास्केट्स बेचने प्लेटफॉर्म में कभी भी दिखाई नहीं देती। यहाँ पे बहुत सालों तक जो है नरेटर यहाँ जर्नी करते हैं, आते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म में, लेकिन वो लड़की उन्हें दिखाई ही नहीं देती। तो लड़की आखिरकार गई कहाँ। सो दिस इज़ अ वेरी सैड एंडिंग। यहाँ पे लड़की को वो अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाए, उस लड़की को अपने साथ नहीं लेकर जा पाए। वैसे यहाँ पे जो नरेटर थे उन्होंने भी कोशिश नहीं की एक बार भी जानने की कि मतलब वो लड़की कहाँ गई आखिरकार, है ना, उसके बारे में पता लगाने की उन्होंने कोशिश नहीं की। ऐसा हो सकता था अगर वो कोशिश करते एक बार तो शायद वो लड़की उन्हें मिल जाती, है ना, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की अपने डर के मारे, है ना। तो यहाँ पे आपका एंड होता है स्टोरी। इस स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं कि हमारी लाइफ में हमें बहुत सारे लोग मिलेंगे जो हमारी लाइफ में आएंगे और कुछ चले भी जाएंगे। बहुत सारे लोग आएंगे फिर चले जाएंगे, है ना, इसी का नाम ज़िंदगी है। और हमें अपनी लाइफ में कभी भी किसी के चले जाने से दुखी नहीं होना चाहिए, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने दिमाग में उसको नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो इससे हमें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट फील होगा, हम इससे सिर्फ और सिर्फ दुखी होंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे जाने देना चाहिए अपने माइंड से, और उसकी जो अच्छी यादें हैं, जो मेमोरीज़ है, उसको अपने दिल में रखना चाहिए, लेकिन हमें उसको मतलब सोचते नहीं रहना है। अगर हम सोचेंगे तो हमें फिर बुरा लगेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, बहुत अच्छे आएंगे बहुत जाएंगे, तो ऐसा होता रहता है हमारी लाइफ में। दिस इज़ द लाइफ, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। जैसा कि यहाँ पे नरेटर के साथ होता है कि उन्हें उनकी लाइफ में एक लड़की आती है, ठीक है, लेकिन फिर अब वो गायब हो जाती है एकदम से, और वो उन्हें दिखती भी नहीं है उसके बाद कभी, है ना। लेकिन उनका क्या था कि उन्होंने उसकी जो मेमोरीज़ थी उसको अपने दिल में रखा, उसी से वो खुश थे। और यहाँ पे ये हमें सीखने को मिलता है। साथ ही साथ एक और चीज़ हमें सीखनी चाहिए, जो कि है कि हमें अपने रियलिटी को फेस करना चाहिए। कई बार हमें कोशिश करनी चाहिए किसी चीज़ को पाने की। अगर हमें किसी चीज़ को चाहिए, पाना है, तो उसके पीछे हमें कोशिश भी करनी पड़ेगी। विदाउट कोशिश, विदाउट कोशिश करे हम जो है किसी भी चीज़ को नहीं पा सकते। अगर यहाँ नरेटर एक बार भी कोशिश करते, उस ड्योली स्टेशन पे अपना जर्नी ब्रेक करते और रियलिटी को फेस करने की हिम्मत रखते, डरते नहीं, तो शायद ऐसा हो सकता था उन्हें पता चलता उसके बारे में कुछ, लेकिन उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। तो कोशिश करना भी ज़रूरी होता है। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज आपको दी हुई है, 3 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन MCQ के दिए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ये आप अब होपफुली पूरा कर पाओगे अगर आप एंड ऑफ द स्टोरी हो। पूरा स्टोरी आपने अभी तक समझा, अब एंडिंग में हो, एक्सरसाइज हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप ये खुद कर पाओगे मेरे बोलने से पहले आंसर, है ना। तो आप सभी बताना आपने ये तीनों के तीनों आंसर सही करे हैं या नहीं, ठीक है। तीनों आंसर आप बताओगे सही थे या नहीं आपने जो चूज़ किया अपने माइंड में। तो देखो दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन। इसी तरीके से MCQ आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहला क्वेश्चन, वेयर डज द नरेटर मीट द यंग गर्ल इन द स्टोरी।
जो नरेटर थे वो उस यंग गर्ल से कहाँ मिले स्टोरी में? तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आई होप आपने सही ऑप्शन चूज़ किया होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म एट डियोली। डियोली का जो रेलवे प्लेटफॉर्म था वहाँ पे उस लड़की से वो मिले। ठीक है, क्या बस स्टॉप पे मिले थे? बिल्कुल भी नहीं, बस स्टॉप की तो कोई बात ही नहीं यहाँ पे। पार्क में मिले थे? नहीं। मार्केट प्लेस में मिले थे? बिल्कुल भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड देखो, व्हाट इज द नरेटर कैप्टिवेटेड बाय इन द यंग गर्ल? कैप्टिवेटेड का मतलब होता है अट्रैक्ट। वो उस यंग गर्ल से कैसे अट्रैक्ट हुए नरेटर? बताओ कैसे हुए? इसका आंसर होगा सी। आई होप आपने सही चूज किया होगा। हर क्वाइट डिग्निटी एंड डार्क ट्रबल्ड आइज। हम बात कर रहे थे ना कि उन्हें उस लड़की का जो गहरी काली आंखें थी वो बहुत अच्छी लगी थी, है ना? उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, सेल्फ ऑनर के साथ वो जो चल रही थी एलिगेंटली, उसकी काली घनी आंखें जो थी, गहरी आंखें सॉरी, तो वो बहुत उस चीज़ से वो अट्रैक्ट हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्या क्लोथ्स से हुए थे? एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहने थे उसने? बिल्कुल भी नहीं, तो ऑप्शन ही बहुत उल्टा सा है। क्या वो बहुत तेज़ी से, उसका जो लाउड असर्टिव वॉइस था उसकी वजह से? बिल्कुल भी नहीं, वो तो तेज़ी से कभी बोली ही नहीं। हर ब्राइट एंड चीयरफुल पर्सनालिटी, उसका पर्सनालिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। व्हाट डज द नरेटर रिपीटेड विजिट्स टू डियोली स्टेशन सजेस्ट? यहाँ पे जो नरेटर है वो बार बार डियोली स्टेशन पे विजिट करते थे, ये चीज़ क्या सजेस्ट करता है? ये चीज़ ये सजेस्ट करता है ऑप्शन नंबर सी, ही होप्स टू मीट द यंग गर्ल अगेन। वो उम्मीद में थे कि वो दोबारा से उस यंग गर्ल से मिलेंगे। ठीक है, ही होप्स टू मीट द यंग गर्ल अगेन। आई होप आपने यही ऑप्शन चूज़ किया होगा। इस एक्सरसाइज के सारे ऑप्शन सी ही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। सो दोस्तों, आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एमसीक्यू कैसे आएंगे यहाँ से ये भी समझ आया होगा। सो इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।